चैप्टर 125 एक अनचाहा तूफान। शाह हाउस। माही काउच पर बैठी हुई थी और उसके आसपास सब खड़े थे। लक्ष्य भी उसके साथ था। माही ने सब कुछ बता दिया था सबको। पायल से मिलना, उसका बेहोश होना, हॉस्पिटल में जाना, उसका कभी मां न बनना और रिजल्ट सब। सभी लोग शांत बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कोई क्या ही बोलता, किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। माही सबकी तरफ देखकर बोली, अब मुझे मुंबई में नहीं रहना, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। सूरज जी बोले, हम आज रात ही यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहकर वो तेज कदमों से अपने रूम में चले जाते हैं। माही भी अपने रूम में चली जाती है। लक्ष्य उसके पीछे जाने को हुआ कि यश उसका हाथ पकड़ बोला, एक बार टूटी थी तब मैंने संभाल लिया था, पर इस बार पता नहीं कैसे संभालूंगा मैं उसे, पता नहीं, पर इस वक्त उसे अकेला छोड़ दो और तुम अपने घर जाओ अभी। लक्ष्य यश को देखकर हाँ में सर हिला देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं माही अपने रूम में जाती है। रूम में जाकर माही को चक्कर आने लगे थे और कुछ ठीक ना लगने पर वॉशरूम में चली जाती है। उसे वॉमिटिंग होने लगी थी। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए वो आकर बेड पर लेट जाती है। राठौड़ मेंशन। पायल अपने रूम में थी और सामने आहिर सर झुकाकर बैठा था। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। पायल उसे दांत पिसते हुए बोली, आहिर बेबी, यू लव योर मम्मा ना। आहिर रोते हुए हाँ में सर हिला देता है तो पायल सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोली, गुड बेबी, अब चलो बोलो। आहिर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं मम्मा के साथ रहता था लंदन में, मम्मा पापा को बहुत मिस करती थी वो। इतना कहकर वो सोचने लगता है तो पायल गुस्से में उसकी बाजू पकड़कर जन जोड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो बेवकूफ लड़के, एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसती नहीं, कब से सिखा रही हूं तुम्हें। इतना कहकर वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। आहिर खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। वो अपने मुंह और चेहरे पर हाथ रखकर रो रहा था। वो बहुत डरा हुआ था और पायल की तरफ देखते हुए डर से कांप रहा था। उसे पायल से सच में बहुत डर लगता था। तभी एक धड़ाम की आवाज के साथ ही दरवाजा खुलता है और पायल की डर और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो खड़े होते हुए बोली, आप। सामने सौम्या खड़ी थी। वो एक नजर आहिर पर डालकर पायल की तरफ देखती है। पायल एकदम से खड़ी होकर बोली, आंटी, वो मैं। सौम्या उसे देखकर स्मर्क करते हुए बोली, थैंक यू। ये सुनकर पायल शॉक्ड रह जाती है। वो हैरानी से पूछा, क्या कहा आपने। सौम्या बेंच पर बैठते हुए बोली, वही जो तुमने सुना, इतने दिनों से जो मैं करना चाहती थी वो तुमने कर दिया, थैंक यू। इतना कहकर वो उठकर जाने लगती है तो पायल बोली, ऐसा लग रहा जैसे आप बरसों का राज अपने सीने में दफन कर बैठी है। सौम्या वैसे ही स्मर्क कर बोली, कुछ राज राज ही रहे हैं तो अच्छा होता, तुम अपना काम करो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही पायल आहिर की तरफ बढ़ रही थी कि उसका फोन रिंग होता है। वो फोन उठाकर चेक करती है तो रानका का फोन था। वो फोन उठा देती है और दूसरी तरफ से रानका की बात सुनकर हकीकी रह जाती है। वो बोली, मैं आ रही हूं अभी। उसने कॉल कट कर आहिर को बाहर से पकड़कर खड़ा कर बोली, चुप, एकदम चुप, साफ करो अपना चेहरा, जाओ। आहिर भागते हुए वॉशरूम में चला जाता है। पायल अपने सर को सहलाते हुए बोली, सिर दर्द कर दिया है इन लोगों ने मेरा। थोड़ी देर बाद आहिर बाहर आया और पायल उसे समझाकर वहां से निकल पड़ी। सुबह का वक्त, बनारस पटना। बनारस की हवा में महादेव की भक्ति की खुशबू फैली हुई थी। आरती शब्द कानों में पड़ रहे थे और दिल को सुकून दे रहे थे। माही अपने रूम की खिड़की पर खड़ी एकटक बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू अब सूख गए थे। उसे वो वक्त याद आता है जब वो दिल्ली के एक्सीडेंट के बाद यहाँ हर रोज खड़ी होकर खुद में ही उलझा करती थी। माही को अचानक ही चक्कर आने सा लगने लगा था। वो खुद को संभालने के लिए रेलिंग को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। उसे ऐसा क्यों लग रहा था वो नहीं जानती थी। तभी उसके कानों में शोर की आवाज आई। वो खुद से बोली, यह आवाज तो नीचे से आ रही है, सब लोग तो सो रहे होंगे, तो नीचे कौन इतना शोर मचा रहा है, देखना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वैसे वैसे सब तोड़फोड़ की आवाज तेज होती जा रही थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। उसन की आंखें बड़ी हो गई थी। सामने कुछ गुंडे घर का सारा सामान तोड़फोड़ कर रहे थे और यश, सूरज जी और रागिनी जी पर गनतानी हुई थी और उन सभी के मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी। माही चिल्लाते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है, कौन है तुम लोग और हमारे माँ बाबा को क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो इन्हें और निकलो यहाँ से, नहीं तो हम अभी पुलिस को कॉल कर रहे हैं। एक काली कमीज और ब्लू जीन्स पहना हुआ हटाकटा आदमी उसके सामने आते हुए बोला, देखिए भाभी जी। तभी माही गुस्से में बोली, क्या, हाँ कौन भाभी, और हो कौन तुम लोग, और यहाँ सुबह सुबह तमाशा क्यों बना रखा है, निकलो यहाँ से। तभी वो आदमी बोला, अरे भाभी जी, कहीं गुस्से में तीन मीना रही हो, देखें आपको भाव ने सही सलामत इज्जत के साथ उनके पास लाने को कहा है हमको, बिना किसी टच या खरोंच से, पर अगर आप नहीं मानी तो मजबूरन हमें का आपके परिवार को टपका ना होगा, सोच लीजिए। एक इशारा और सभी गए।
माही उनकी तरफ देखती है तो सब नामे सर हिला रहे थे। यश छोड़ने के लिए कशमसा रहा था। माही उसकी तरफ देखती है तो वो अपनी पलकें झपका देता है। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस गुंडे को देखकर बोली, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। वो तगड़ा इंसान अपनी जगह से हटकर माही को आगे चलने का इशारा करता है। माही उसे घूरते हुए आगे बढ़ जाती है। वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सूरज जी और रागिनी जी और यश को भी साथ दूसरी कार में ले जा रहे थे। माही का दिल बहुत घबरा रहा था। ये कौन लोग हैं और उसके आए अभी कुछ ही घंटे बीते थे और इन लोगों को पता कैसे चला। वो अपनी आंखें बंद कर देती है। उसके जेहन में एक शब्द गुनमुनाया, भाव। ये याद आते ही वो झट से अपनी आंखें खोल देती है और सामने बैठे उस इंसान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। वो लड़का हंसते हुए बोला, का हुआ भाभी जी, कछो याद आ गया का? माही नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं, यह ना नहीं हो सकता। तुम सब क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? किसके आदमी हो तुम लोग? सच सच बताना। वो लड़का पान चबाते हुए बोला, अरे भाभी जी, का आप भी बनारस की भाषा भूल गई हो का? गलत बात कर दी आपने। माही गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही वो गुंडा बोला, अरे सब्र करें, हम पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर माही ने इस पास देखा तो ये कोई जंगल और पहाड़ी इलाका था। माही अपनी आंखें बंद कर देती है। उसे आर्दवा का ख्याल आता है पर वो अपना सर झटक देती है। कुछ देर बाद माही अभी एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी। वहां पर उसके माँ बाबा और यश को एक चेयर पर बांध कर रखा था। तभी वहां पर एक साथ गोली चलने की आवाज आने लगी। धड़ 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 धड़। माही अपने कानों पर हाथ रख देती है और वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, जिससे वो अपने आंखें और कान दोनों कसकर बंद कर देती है। सभी गुंडे लोग हंस रहे थे। वहां करीब 25-30 लोग थे। तभी वो आवाज बंद हो जाती है और माही धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो तुरंत लड़खड़ाकर अपने कदम पीछे ले लेती और खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। जो उस आदमी को ही देखते हुए पीछे खिसक रही थी और वो आदमी उसकी तरफ ही एक खतरनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, सर पर काला तिलक और मूंछों को ताव दे रहा था। माही डर से कांपने लगी थी। वो घबराते हुए बोली, तत तुम नहीं, ये कैसे? तुम तो मर चुके थे, तुम जिंदा नहीं। उसे देखते हुए माही के कानों एक लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी। वो आदमी माही के हाथ पर अपना जोर से पैर रख देता है और रगड़ने लगता है, जिससे माही की चीख निकल जाती है। वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश कर रही थी और उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो चिल्लाते हुए बोली, बाजवा धनराज, छोड़ो मेरा हाथ। आह! बाजवा धनराज झुककर माही के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। माही अपना एक हाथ अपने बालों में रख देती है और बाजवा की आंखों में देखने लगती है। वो उसे ही जानलेवा नजरों से घूर रहा था। वो कड़क आवाज में बोला, छोड़ी, तने छोड़ दूं? हाँ, तने कैसे छोड़ दूं मैं? तारी वजह से मैं जेल गया। तभी माही गुस्से में बोली, गुनाह किया था। तुमने उस मासूम सी लड़की की क्या गलती थी जो उसकी बलि चढ़ा दी? तुम लोगों ने उसे मार दिया, वो भी जिंदा। एक जीते जागते इंसान की बलि चढ़ा दी तुम लोगों ने, अंधश्रद्धा में बहकर। और इसीलिए मैंने तुम्हें जेल पहुंचाया था और पता चला कि तुम्हें 2 साल बाद दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे थे तो तुम्हारी कार खाई में गिर गई और तुम मर गए थे। तो फिर? बाजवा पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हाँ, दुनिया की नजरों मर गया था पर मैं कोमा में था और जब से होश संभाला है तुझे ही ढूंढ रहा था और आज मिल गई। अब तने कौन बचाएगा मारे से? इतना कहकर वो उसके बालों से पकड़कर खड़ा करता है तो माही उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। उसके एक हाथ में से खून बह रहा था। बाहर से कुछ आवाजें आने लगी थी, तोड़फोड़ की, पर किसी ने उस पर ध्यान न देते हुए माही का तमाशा देख रहे थे। बाजवा बोला, अब चुकाए गई तू हिसाब सबका। इतना कहकर वो उसके बालों से पकड़कर खड़ा करता है तो माही उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। उसके एक हाथ में से खून बह रहा था। ये देखकर सभी लोग जो हंस रहे थे वो शांत हो जाते हैं। बाजवा अपने गाल पर हाथ रख उसे चुपते हुए बोला, हाँ, यही चाहती तुम्हारी छुबन। ये सुनकर माही घृणा भरी नजरों से उसे देखती है तो वो उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। माही खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे जमीन पर पेंट के बल गिर जाती है और उसकी एक भयानक चीख निकल जाती है। वो दर्द से कराह उठी थी। उसे अपने पेट में बहुत दर्द होने लगा था और ब्लीडिंग होने लगा था। ये देखकर रागिनी जी, सूरज जी, यश सब डर जाते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू निकल आए थे। माही अपने 2 पैरों को मोड़कर अपने पेट पर अपने हाथों से पकड़ कसते हुए दर्द झेलने की कोशिश कर रही थी और उसके मुंह से चीखे और साथ ही आंसू बह रहे थे। क्या होगा अब माही के साथ? आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 126। माही अपने 2 पैरों को मोड़कर अपने पेट पर अपने हाथों से पकड़ कसते हुए दर्द झेलने की कोशिश कर रही थी और उसके मुंह से चीखे और साथ ही आंसू बह रहे थे। तभी उसके पीछे से किसी की चीखे और गोलियों की आवाज सुनाई देती है। माही का चेहरा बाजवा की तरफ था। वो मुश्किल से अपनी आंखें खोली रखने कोशिश कर रही थी।
वो धीरे रुंधी आवाज में बोली, माँ, मेरा बच्चा। बाजवा उसकी तरफ देखकर फिर उसके पीछे देखते हुए बोला, ये यहाँ कैसे आ गए? पीछे रूबी, जैन, राहा, विराज और आर्द्वा थे जो बाजवा के आदमी से लड़ रहे थे। बाजवा चिल्लाते हुए बोला, चिरकटे है। फिर वो माही के बालों को पकड़कर उसका चेहरा उपकर बोला, तने तो मैं न छोड़ूंगा। ते मारी नाक कटवाए है, तू अब बच नहीं पावेगी। वो बोली रहा था और माही की नजर उसके पीछे थी जहां से एक शख्स सफेद कुर्ता और काली पैंट पहनी हुई थी और हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। माही उसे देखते हुए बुदबुदाई, आर्द्वा। तभी आर्द्वा बाजवा को एक जोरदार पंच मारता है और फिर उस पर टूट पड़ता है। वो बहुत गुस्से में था, उसकी नसें तन गई थी, आंखें लाल थीं और आज बाजवा को मार देने का जुनून था। आर्द्वा उसे पैरों से उसके चेहरे को कुचलने लगता है। बाजवा की दर्द से भरी चीखें निकल रही थी। वहीं माही की आंखें अब बंद हो रही थी। वो सामने उस इंसान को देखते हुए आर्द्वा को देखती है और फिर बोली, आर्द्वा। आर्द्वा उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है तो वो हिल जाता है। माही अब बेहोश हो गई थी और लोहा बोली से बिल्डिंग हो रहा था। आर्द्वा तुरंत उसके पास जाकर उसके चेहरे को थामते हुए बोला, माँ, माही, 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 ये क्या? वो माही के चेहरे को थपथपाने लगता है और फिर उसे अपने सीने से लगाकर जोर से चिल्लाए, माही। तभी उसके सर पर कोई बंदूक तान देता है और ऊंची आवाज में बोला, ये बंद करो ये तमाशा, नहीं तो इसका खोपड़ी उड़ा दूंगा इसका। और चिर कभी खोखली धमकी नहीं देता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो सब शॉक्ड रह जाते हैं। विराज अपनी आंखें बड़ी कर बोला, ये। वहीं आर्द्वा गुस्से में कांपते हुए सर घुमाकर पीछे देखता तो वो हैरान रह जाता है, वो वैसे ही हिल जाता है। वहीं ये हाल चिर का था। आर्द्वा धीरे से बोला, आरव। वो इंसान बिल्कुल आर्द्वा की तरह दिखाई दे रहा था, बस आंखें बाउंड थी। वो उसे ही देख रहा था, वो भी हसन मजस से। सब शॉक्ड थे। तभी रूबी चिर मतलब आरव के हाथ पर गोली चला देती है, जिससे चिर के हाथ में से बंदूक गिर जाती है और हाथ में से खून बहने लगता है। वो सर्द नजरों से रूबी की तरफ देखने लगता है। रूबी चिल्लाते हुए बोली, बॉस आप माही को लेकर पहले हॉस्पिटल जाएं, हम यहां संभाल लेंगे। इतना कहकर वो दूसरी गोली चलाती कि आर्द्वा चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप, शूट मत करना। रूबी को आरव के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उस पर गोलियां चला रही थी। आर्द्वा एक नजर आरव को देखकर माही को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से जाने लगता है। चिर का दिल भी उन्हें मना कर रहा था आर्द्वा को रोकने के लिए। वो बाजवा की तरफ देखकर अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर बाकी सब पर गोलियों की बरसात करने लगता है। रूबी, जैन, राहा और विराज सभी पिलर की आड़ में छिपा जाते हैं। बाजवा के दूसरे सारे आदमी मार दिए गए थे। चिर बाजवा को अपने जख्मी हाथ से उठाकर अपने कंधे पर टांगकर दूसरे हाथ से फायरिंग करते हुए वहां से निकल जाता है। रूबी, राहा और जैन, यश, रागिनी जी और सूरज जी को छू डाकर वो सब भी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद आर्द्वा और टीके बाहर खड़ा था और एक टक सामने देख रहा था। तभी वहां पर सब लोग आ जाते हैं। सब घबराए हुए थे। विराज आर्द्वा के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, आर्द्वा। आर्द्वा कुछ नहीं बोलता, वो बस सपाट चेहरे लेकर खड़ा था। रागिनी जी रोते हुए बोली, पता नहीं हमारी बच्ची ने कौन सा पाप किया है जो उसे ये सब देखना पड़ रहा है। सूरज जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, उसे कुछ नहीं होगा। और यश दोनों को हककर फूटकर रो पड़ा। वो अपनी बहन की हालत कभी ऐसी नहीं देख सकता था। रूबी की आंखों में भी आंसू थे। उसका फोन बार बार रिंग हो रहा था। वो एक तरफ जाकर फोन बठाकर बोली, बोल। दूसरी तरफ एक आदमी घबराई हुई आवाज में बोला, रूबी, राखीत के आदमी ने यहाँ हमला कर दिया है और सारा मैडम भाग गई, पर चाचा और चाची उन्हें पकड़ कर ले गए। हम सारा मैडम को ढूंढ रहे हैं। हमारे की आदमियों को मार डाला। तुम कहाँ हो? रूबी यह सुनकर बिल्कुल सुन पड़ गई थी। वो दोनों तरफ से बस चुकी थी। उसे सारा की भी टेंशन हो रही थी। वो गुस्से में बोली, सालों, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ढूंढो सारा को और सेफ जगह पर पहुंचो, मैं आ रही हूं। इतना कहकर वो कॉरिडोर से होकर ओटी के सामने जाती है तो ओटी की लाइट बंद हो चुकी थी और डॉक्टर बाहर आते हैं और अपना मास्क निकालकर अफसोस से बोले, आई एम सॉरी मिसेज राठौर। ये सुनकर सभी दिल धक से रह जाते हैं। दो पल के लिए जैसे दुनिया रुक गई हो, सब स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी रागिनी जी चिल्लाते हुए बोली, मेरी बेटी माही। आर्द्वा अपनी जगह पर जम गया था। उसे जैसे कोई शौक नहीं था। वो बस एक टक जमीन को देख रहा था और उसकी आंखों में से आंसू जमीन पर सैलाब बनकर उमड़ रहे थे। उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली थी और वो तेज कदमों से माही के वोट की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे बाकी सब भी और रागिनी जी तो वहीं गिर जाती है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे।